गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, कल वाला रिवीजन हुआ है? कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है। कल का जो शुरुआती 10 मिनट का लेक्चर था उसका कुछ तो आप लोगों पे प्रभाव पड़ा होगा, है ना। अच्छे बच्चों पे प्रभाव पड़ना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब कुछ बोला जाता है तो उसे सुना जाता है, जब सुना जाता है तो उसे किया जाता है, जब किया जाता है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे अपने पुराने सेट को, मतलब सेट नंबर कौन सा? 11, ठीक है। तो फिर आज हम आगे बढ़ते हैं अपने लेखपाल के सीरीज को। आज दूसरा सेट लगाते हैं जो भी हमारा नंबरिंग सेट का है, ठीक है। कल के क्वेश्चन में या कल से पहले जितने भी सेट, लगभग 11 सेट, 11 सेट लगा दिया गया है। तो 11 सेट में आप लोगों को कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई समस्या, ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र को कोई भी दिक्कत, तो आप लोग उसे डिस्कस कर लेंगे, क्लास में पूछ लेंगे, क्लास के बाहर ऑफिस में पूछ लेंगे। इसके अलावा जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको लिंक मिला हुआ है, जहां भी आपके रीच में हम लोग हैं, वहां से आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं, 24 आवर की सर्विस है। एजुकेशन लाइन में जो सर्विस होती है वो 24 आवर की होती है। कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आज हम लोग लेखपाल के सीरीज में अगला अपने सेट को देखते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आज के सेट का पहला क्वेश्चन। आज एक चीज और मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन करने से पहले और डिस्कस करने से पहले, कि आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को टफ लगेगा। टफ इज द सेंस कि टफ है नहीं, लेकिन थोड़ा उसका स्टैंडर्ड हाई है, ऊंचा है, थोड़ा सा लेवल उसका ज्यादा है। जरूरी भी है, क्योंकि आपको तो ऐसा तो है नहीं कि लेखपाल पढ़ा तो सिर्फ लेखपाल का एग्जाम देना है। टारगेट हम लोग लेखपाल किए, लेकिन एग्जाम और भी देने हैं। तो बीच बीच में ऐसे भी क्वेश्चन आने चाहिए हम लोग के सामने जो थोड़ा टफ लगे, हम लोग को पढ़ने में मजा आए और हम लोग उसको उस पर दिमाग लगाएं, उसको करें, उसके लिए थोड़ा और भी अगल बगल की चीजों को पढ़ें, ठीक है। तो आज इसीलिए मैं पहले बता दिया कि आज क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगेगा। हालांकि टफ है नहीं, लेकिन वो लेंदी है। थोड़ा पढ़ने में आप लोगों को लगेगा कि लेंदी है तो ज्यादा टफ है, वरना टफ होता नहीं है। क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं, आसान उसके आंसर उसके उतना ही आसान होते हैं। बस एग्जामिनर सेटर ये दिखाता है, या सेटर ऐसा बनाता है क्वेश्चन को कि बना दो कि क्वेश्चन ही पढ़ के लड़का होपलेस हो जाए, उसे लगे कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इतना भारी क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर कहाँ से लाएंगे, ठीक है। चाहे वो पीटी हो या मेंस कोई भी हो। तो हम लोग देखते हैं आज, ठीक है। आइए देखते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन। आज के सेट का पहला क्वेश्चन कहां से है? उत्तर प्रदेश से, स्टेट से है, यूपी स्टेट से है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राज्य का पहला भेड़िया संरक्षण केंद्र, वोल्फ कंजर्वेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? निर्णय लिया गया, हुआ नहीं है हाल ही में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, क्योंकि करंट का भी क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का तो है ही है, ये करंट का भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है बहराइच, बी है लखीमपुर खीरी, सी है पीलीभीत और डी है इटावा। तो सही उत्तर क्या है? ए, बहराइच। इसका सही उत्तर है ए, बहराइच, ठीक है। गुड, सही उत्तर है बहराइच। अब आते हैं इसकी व्याख्या को देखते हैं। भेड़िया संरक्षण केंद्र बहराइच के महसी क्षेत्र में, यह भी याद रखने की चीज है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट के महसी क्षेत्र में भेड़ियों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है, ठीक है, यह निर्णय लिया है कि उसका संरक्षण केंद्र बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब वहां से बहराइच वाले जंगली एरिया है, घने जंगल है उधर, तो जब बहराइच वाले एरिया से जब भेड़िया बाहर निकल के बस्ती में आते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पता चला छोटे बच्चों को उठा ले गए, बड़े लोगों पे अटैक कर दिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब धीरे धीरे जंगल क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, यदि उनका आवास छीन लिया जाए तो कहाँ भागेंगे? अपने आवास की तलाश में वो शहरों की तरफ मूव करते हैं, और शहरों की तरफ जब मूव करते हैं तो उन्हें उनका सामना किससे होता है? मानव से हो जाता है। जब मानव से होगा, आदमी सामना होगा, तो क्या करेंगे? अटैक करेंगे। इसीलिए उनके संरक्षण के लिए उनका घर बना दिया जाए ताकि वो उसी इर्द गिर्द में संरक्षित रहे, ऐसा सरकार का मानना है। और ये सही भी है, क्योंकि अगर हमारा आपका भी घर छीन जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं रहेंगे,
जहां रहेंगे वहां अगर कोई रह रहा है तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, उससे लड़ाई करेंगे। यही हाल इनका भी है। तो इनका घना वन जो पहले था वो कम हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इस वजह से ये लोग अपने आवास की खोज में, अपने भोजन की तलाश में, अपनी सुरक्षा की तलाश में शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं, भाग जाते हैं, कभी निकल आते हैं, जिससे मानव से इनका संघर्ष होता है और क्षति होती है इनका भी और मानव का भी। इसी से बचने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि महसी क्षेत्र को, पूरे बहराइच के महसी क्षेत्र या बहराइच के ज्यादातर एरिया वाले जो घने जंगल है उनको क्या कर दिया, संरक्षित घोषित कर दिया जाए। किसके लिए? भेड़िया के लिए। मतलब न तो मानव वहां जाएगा और न ही भेड़िया, उस क्षेत्र से कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि भेड़िया भी बाहर न आने पाए। ठीक है। उद्देश्य भेड़ियों के व्यवहार का अध्ययन करना, उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करना और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। यह उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला समर्पित केंद्र होगा। यह उत्तर प्रदेश में पहला समर्पित, मतलब इस तरह का संरक्षण खासतौर पर भेड़ियों के लिए पहली बार ये बनाया जा रहा है, बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है। उद्देश्य आपको पता ही हो गया, क्या करना? पहले बात उन्हें सुरक्षित प्रदान करना, इनके व्यवहार, भेड़ियों के व्यवहार में जो चेंजिंग आया है उनमें बदलाव को अध्ययन करना, मानव संघर्ष से इनसे बचाना और इनके लिए आवास की व्यवस्था करना। ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक पंजीकृत करने में शीर्ष पर रहा? मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना को पंजीकृत करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक है? कौन सा जिला में सबसे अधिक पंजीकृत हुआ है? ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, अक्सर योजनाओं के बारे में भी पूछता है, इसलिए हम लोग योजना को भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी गोरखपुर और डी प्रयागराज। तो सही उत्तर है वाराणसी। ये पीएम का क्या है? संसदीय क्षेत्र भी है। देश के जो प्रधानमंत्री है उनका संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी है। ठीक है। अब आते हैं इसे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या पे। पीएम विश्वकर्मा योजना, वाराणसी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार के पंजीकरण और उन्हें टूलकिट प्रोत्साहन देने में पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वाराणसी जिला, ठीक है, अपने विश्वकर्मा योजना के तहत अपने कारीगरों को या तो आर्थिक मदद या मशीनरी के तहत मदद या जो भी उन्हें मदद हो, उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया और वो शीर्ष पे है। पूरे 75 जिले में वाराणसी इस मामले में नंबर 1 पे है। उसने कई तरह के टूल प्रोवाइड किए, मतलब हथियार, जिससे कि कारीगर अपना काम कर सके, मशीन दिया उन्हें, तो इस वजह से ये नंबर 1 पे है। इस योजना के तहत शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ बिना गारंटी के सस्ता ऋण भी उपलब्ध किया जाता है। इस योजना के तहत क्या है? पहले तो उन्हें स्किल्ड किया जाता है ना, स्किल्ड, उन्हें टेक्निक प्रदान की जाती है, स्किल्ड उनका प्रशिक्षण होता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और इसके अलावा क्या किया जाता है? उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो कम पैसे में, जैसे मान लीजिए 5 लाख का ऋण उपलब्ध करा दिया गया, तो जैसे और भी योजनाओं के तहत ऋण 2% पे है या 12%, 10% सालाना है, तो यहाँ क्या किया जाएगा? 6% पे, 5% पे, 4% पे, इस तरह के कम ऋण में, कम इंटरेस्ट पे ऋण प्रदान कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से कर सके। उसमें भी कुछ सब्सिडी भी है ताकि 5 लाख पता चला 2 लाख आपका माफ हो जाएगा अगर सही समय पे आप उसका इंटरेस्ट भरते हैं तो। ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिजिटल सुधारों के तहत ई खसरा को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किस वर्ष पूर्णतः अनिवार्य कर दिया गया? ई खसरा, ठीक है, किस वर्ष पूर्णतः अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन है ए 2024, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2026, ऑप्शन डी है 2027। तो सही उत्तर है सी 2026। आप लोग क्वेश्चन के लंबाई पे, क्वेश्चन के लेंदी पे डरिएगा मत, घबराने की आप लोगों को इससे जरूरत नहीं है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे आपको अंडरलाइन भी कर दिया गया, वहीं से क्वेश्चन को उठा लेना है। एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन भी बन जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है।
ई खसरा डिजिटल सुधार राजस्व परिषद ने लेखपालों द्वारा, चूंकि लेखपाल से ही संबंधित है इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया है, लेखपालों द्वारा भरे जाने वाले पारंपरिक कागजी खसरे को पूरी तरह डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, पहले क्या होता था, या अभी भी हो रहा है, आगे ये लक्ष्य इस पे मतलब ध्यान दिया जा रहा है, इसको लागू किया जाएगा। गवर्नमेंट चाह रही है कि जो आप पेपर राइटिंग करते हैं, खासतौर पे लेखपाल के लिए, आप जाएंगे मैन्युअली लिखेंगे, उसको ले आके टाइप कराएंगे या जो कुछ भी कराएंगे, इसको हटा देते हैं। आपके तो हाथों में मशीन होगा, उस मशीन में सारा डिटेल होगा आपके एरिया का, आपके खसरा खतौनी का, आपके खेत का, मतलब उनके एरिया खेत का। आप जाओगे, आपके पास जो मशीन होगा उससे आप खोलोगे और आप डिजिटली सब कुछ समझ जाओगे कि कहाँ किसका खेत है, कहाँ किसका दिक्कतें हैं, कहाँ बंटवारा करना है, कहाँ सही करना है, कहाँ नापचोप करना है। ये आपके लिए आसान हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए इसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ई खसरा को उत्तर प्रदेश में लागू करने का घोषणा किया। 2026 तक रखा गया। अब लक्ष्य 2026 तक इसी साल रखा गया, ताकि इस साल क्या हो जाएगा, ये पूरा डिजिटल हो जाएगा। इसमें या इससे अब रियल टाइम में फसलों का ब्यौरा दर्ज होगा, जिससे कृषि आपदा के समय किसानों को मुआवजा देना और सरकारी योजनाओं तक लाभ पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अगर ई खसरा को लागू कर दिया गया, पूरे एम बना लिया गया, 26 तक पूरा इसका एम कंप्लीट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा कि जो रियल टाइम है, मान लीजिए अभी गेहूं कटा मार्च अप्रैल में, अब गेहूं कट गया, पता चला कि कोई दिक्कत हो गई, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई या नुकसान हो गया, तो किसानों को मुआवजा देना होगा गवर्नमेंट को। तो अभी अगर मार्च से किसान की जो डिटेल है उसको बताने में 3-4-6 महीना, पता चला साल भर लग जाता है, गवर्नमेंट तक वो आंकड़ा ही नहीं पहुंच पाता है कि कितने किसानों ने खेती किया था, कितने किसानों का फसल बर्बाद हुआ, कितना फसल बर्बाद हुआ ना, उसका रीजन क्या रहा, ये सब डाटा जानने में बहुत लेट हो जाती है। लेकिन इस माध्यम से क्या हो जाएगा, जल्दी से डाटा फिट होगा और डाटा महीना, 15 दिन, महीना, 2 महीना में चला जाएगा, तो फसल का जो नुकसान है वो मुआवजे के रूप में आपको वापस मिल जाएगा, इसीलिए लाया गया। ठीक है, तो इसका मेन उसका कृषि आपदा के समय रियल टाइम पे आपका ब्यौरा दर्ज हो जाएगा, तो मुआवजा मिल जाएगा और पहुंच भी आसान हो जाएगी किसानों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस सीरीज का सेट का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, सॉरी थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। ये सही है, ये सही है। आइए, क्वेश्चन कुछ छुप गया था। अब देखिए, कह रहा है कि नमो ड्रोन दीदी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसे सशक्त बनाना है। एक योजना चली थी नमो ड्रोन दीदी, अभी भी चल रही है। उसका एम क्या है, किसे सशक्त बनाना है, किसे डेवलप करना है, किसे आगे बढ़ाना है। तो आपके पास ऑप्शन है ए महिला स्वयं सहायता समूह, SHGS जिसको बोलते हैं, भूमिहीन किसान, पंचायत सचिव, कृषि स्नातक। तो इसका सही उत्तर है ए, महिला स्वयं सहायता समूह को। ठीक है, SHGS को, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे बोलते हैं। अब आते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना, इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उनके रख रखाव, पहला चीज हो गया ड्रोन उड़ाने और उनके रख रखाव का प्रशिक्षण देना है। अब गांव में देखिए हर चीज ड्रोन से हो रहा है, आप देख लेंगे शादी ब्याह में भी अब कैमरे ड्रोन से फोटो खींच रहे हैं। उसी तरह गाँव में ड्रोन से सभी योजनाओं का क्या क्रियान्वयन किया जा रहा है, सभी योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है उसका, कि कहाँ पे बच्चे, जिसे मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो आंगनबाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये अगर मैनुअली हम लोग जाते हैं तब तक पता चल जाता है किसी को, वो बता देता है तो आंगनबाड़ी शुरू हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो ड्रोन से पता भी नहीं चलेगा और हम पता भी लगा लेंगे। योजनाएं जो हैं उसको और भी चीजें जितनी स्थानीय लेवल पे, उससे ड्रोन के माध्यम से ऐसे जिस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग पता कर पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन ड्रोन चलाएगा कौन, जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन्हें अगर प्रशिक्षण न दिया जाए, तो ज्यादातर हिस्सों में उन्हीं का है, उन्हीं को आगे बढ़ाना है, सशक्त करना है। तो जब सशक्त तभी होंगी जब वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगी, और टेक्नोलॉजी से जुड़ने का मतलब उन्हें ड्रोन की टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, इसीलिए ड्रोन का प्रशिक्षण उन्हें देना अति आवश्यक है। ठीक है, इन ड्रोनों का उपयोग खेतों में नैनो यूरिया
और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे और खेती में तकनीक का समावेश होगा। मल्टीपर्पज ये, एक तो मान लीजिए एजुकेशन में भी हो सकता है, दूसरा यहाँ जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि खेतों में यूरिया का छिड़काव, कीटनाशकों का छिड़काव कितना होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, ये जानने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और इसे चलाएंगी कौन? महिलाएं। क्योंकि आज भी ग्रामीण एरिया में देखें तो खेती में महिलाओं का क्या है, पार्टिसिपेशन बहुत अधिक है। बहुत अधिक महिलाएं खेती आज भी करती हैं, हालांकि पुरुषों के साथ ही करती हैं, या बहुत ऐसे जगह जहां पुरुष बाहर है, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई रोजगार में है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है, उनके घर का सारा खेती का जिम्मा किसका होता है? महिलाओं का होता है। तो महिलाओं को जब प्रशिक्षित करेंगे हम, उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, वो टेक्निकली स्ट्रांग होंगी, तभी हमारी खेती भी कारगर होगी। इसीलिए ये क्या लाया गया? नमो ड्रोन दीदी योजना लाया गया। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए सौर बाढ़, सोलर फेंसिंग पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? आप एक लाइन में से ये मानिए कि सौर बाढ़ जो योजना है या सौर बाढ़ जो लगाया जाता है यूपी में, उस पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है। यदि आप पूरा लेते हैं, स्कीम के तहत खरीदते हैं, तो कितना परसेंट सब्सिडी है? वही क्वेश्चन है। पहला ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 75%। तो इसका सही उत्तर है 60%, अर्थात सी। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं फसलों को बचाने के लिए कटीलों तारों जो पशुओं को चोट पहुंचाते हैं के विकल्प के रूप में सोलर फेंसिंग को बढ़ावा दिया। इसमें कम वोल्टेज का हल्का करंट दौड़ता है जो पशुओं को डराकर भगा देता है, और इस पर लघु एवं सीमांत किसानों को 60% तक सब्सिडी दी जाती है। अब यूपी की बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं से फसलों को बचाना। पता चला किसान, आप देखें रात रात भर किसान क्या करते हैं? अपने खेतों का रखवाली करते हैं। क्यों? क्योंकि पशुएं बहुत अधिक हैं। कुछ योजनाओं जिसको बंद कर दिया गया, इस वजह से पशुओं की संख्या भी ज्यादा बढ़ी है। गवर्नमेंट की कुछ अच्छी योजनाएं हैं जो पशुओं को रोक तो रही है, उनके लिए कई योजनाओं, गोधन योजना और बहुत सारी योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, उनको बाड़े में रखा जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है, उन्हें पाला पोसा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पशुओं की संख्या इतना अधिक है कि वो भाग के खेतों में चले जाते हैं और पूरे खेत को, कई बीघों के बीघे खेत को समाप्त कर देते हैं। इसलिए यूपी का किसान इस मामले में बहुत परेशान है इस समय। तो क्या करता है? वो रात भर रखवाली करता है, या तो बेड़ लगाता है, बारिंग करता है, तो उसमें बड़े बड़े करंट दौड़ाता है, लेकिन वो ज्यादा वोल्टेज के होते हैं, तो उससे पशुओं को नुकसान हो जाता है। तो किसानों के बस की बात नहीं है कि वो रात भर जग के और अपने खेतों की सुरक्षा करें। उससे बेटर ये है कि सरकार ऐसी योजना लाइए कि सौर बाढ़ लगाइए आप। सौर बाढ़ मतलब वो जो करंट दौड़ेंगे, तार ही का होगा बाढ़, बाढ़ बनाया जाएगा, घेरा जाएगा, उसमें करंट दौड़ाया जाएगा। तो जो हम लोग अभी करंट डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो आप देते हो, वो बहुत तेज झटका मारता है, उसमें कई पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ लाया जाए कि पशुओं की मृत्यु भी ना हो और खेतों की सुरक्षा हो जाए। उसी के अकॉर्डिंग ये सौर बाढ़ योजना के तहत इसको लाया गया। इसमें क्या किया जाएगा? जो बाढ़ होगा उस सन के रोशनी से क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद यदि उसमें कोई टच करेगा तो उसको झटके लगेंगे। मतलब वो मृत्यु नहीं होगी, इतना तेज झटका नहीं लगेगा, हल्का झटका मारेगा, जिससे पशु डरेंगे और वो वहां से भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। ये 60% तक इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया और हाल ही में जल संरक्षण के लिए अपना पहला ब्लू बॉन्ड प्रस्तावित किया है? एक तो ग्रीन बॉन्ड जारी किया, उसके बाद ब्लू बॉन्ड भी प्रस्तावित किया है। तो ऑप्शन क्या है? गाजियाबाद, लखनऊ, इंदौर और कानपुर। तो सही उत्तर है लखनऊ, अर्थात उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब व्याख्या देखिए, गाजियाबाद के सफल ग्रीन बॉन्ड के बाद, ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया था? गाजियाबाद ने जारी किया था। उसके सफल पायलट प्रोजेक्ट था, बाद में सफल भी हुआ। उसकी सफलता के बाद लखनऊ नगर निगम ने
एलडीए ने जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट और नदियों के पुनरुद्धार के लिए धन जुटाने हेतु ब्लू बॉन्ड लाने का प्रस्ताव दिया है। यह बॉन्ड विशेष रूप से जल संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी निवेश को आकर्षित करेगा। किसके लिए? जल संचयन। मतलब इस बॉन्ड के तहत आप क्या करेंगे, नगर निगम जो बॉन्ड जारी करेगा इसको आप लेंगे या लोग लेंगे, इससे व्यवसायी या जो भी इससे संलिप्त होंगे लेंगे, उसमें जल संचयन करेंगे, जो जल समाप्त हो जाते हैं या जल बेकार हो जाता है उसको संचयित करेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे, सीवेज की समस्या उसको ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, उसको छाना जाएगा, उसका सही इस्तेमाल किया जाएगा और नदियों के पुनरुद्धार के लिए धन जुटाएंगे। अगर किसी एरिया में नदी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, संकीर्ण हो रही है, सिंक हो रही है, तो उन नदियों को फिर से चौड़ा किया जाएगा, उसके बाढ़ बनाए जाएंगे, उसमें पुनः फ्लो पानी का बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बता रहा। तो ब्लू बॉन्ड किसने जारी किया था? अभी लखनऊ ने। और ग्रीन बॉन्ड किसने? गाजियाबाद ने। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के तहत उत्तर प्रदेश में भूमि के लिए प्रदान किए जाने वाले 14 अंकीय विशिष्ट पहचान पत्र को क्या कहा जाता है? 14 अंकीय विशिष्ट पहचान पत्र दिया गया है। ठीक है, पहला भू आधार ULPIN, C है भूमि ID और D है खसरा नंबर। तो सही उत्तर है B अर्थात ULIPN। ULIPN का फुल फॉर्म देख लीजिए। ULIPN यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म इसको आप पूछ सकता है, या फिर इसका ये दे देगा तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं ULPIN का अर्थ है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड होता है वैसे ही हर भूमि खंड को 14 अंकों का एक नंबर दिया जाता है। इससे भूमि विवाद कम होंगे और जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकेगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। अब जैसे हम सभी आप लोगों का एक आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड पे जो हमारा नंबर है, उसी तरह हर भूमि का, जैसे आपके पास 10 बीघा है, 10 बीघा जो रकबा है उस रकबे का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। उससे क्या हो जाएगा, लेखपाल जी को कोई समस्या नहीं होगी, वो नंबर डालेंगे और वो बता देगा ये इस व्यक्ति का है, इतने बीघे है, इतने जगह पे है, तो उससे किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होगी, उससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बड़े बड़े मिल रहे हैं, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम लोगों को फेस करना है, क्योंकि हम लोगों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है। आइए, हाल ही में समर्थ अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जो ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है? मेन क्वेश्चन क्या है, समर्थ अभियान किस मंत्रालय द्वारा? तो ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो सही उत्तर है बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, समर्थ योजना को कौन शुरू किया है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अब इसका व्याख्या देखते हैं। एक तहसील एक उत्पाद OTOP, एक जिला एक उत्पाद ODOP की अपार सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब सूक्ष्म स्तर पर विकास के लिए तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी स्थानीय उत्पादों को और खेलों को बढ़ावा दे रही है। पहले क्या था, एक जिला एक उत्पाद, ये जब सफल हो गया तब गवर्नमेंट क्या लाई है, एक तहसील एक उत्पाद, एक जिला लाया, फिर इसके बाद तहसील, अब और नीचे लेवल पे आ रहा, स्थानीय लेवल पे। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा करना और स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच प्रदान करना है। भाई जिला स्तर पे तो उसने कामयाब हो गया, पायलट प्रोजेक्ट लाया, अच्छा किया, तो जिला स्तर पे तो कामयाबी मिल रही है, लेकिन जिले से स्तर, तहसील और नीचे स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और हमें कामयाबी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो कामयाबी का सीढ़ी होगी वो ग्रामीण से ही होकर जाएगी। ग्रामीण किसी भी देश का ग्राम जितना सशक्त होगा वो देश उतना ही ज्यादा सशक्त होगा। क्योंकि लोग शहरों के बाहर क्यों भागते हैं, शहरों की तरफ क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं ताकि शहरों में फैसिलिटी है। अगर वही फैसिलिटी, वही सुविधाएं गांव में मिलने लगे तो फिर लोग शहर में जाना नहीं चाहेंगे। कौन चाहता अपना घर द्वार छोड़ के बाहर जाना? ठीक है, तो यही एम है
कि जो अभी हम लोग एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, अब हम एक तहसील एक उत्पाद के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो किसका है ये? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ओके, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब किस नई पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है? ठीक है, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? एक तो होता है कि वित्त आयोग जो पूरे देश का समीक्षा करता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे करता है, लेकिन एक होता है राज्य स्टेट लेवल पे भी होता है राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये पंचायत लेवल पे जो समस्याएं आ रही है, जो वित्तीय स्थिति है, जो गड़बड़ी है, या जो वित्त का बंटवारा है, उससे कार्य जो हो रहे हैं, उसका ये क्या करता है? समीक्षा करता है। ठीक है, ऑप्शन है अनुच्छेद 243(1), अनुच्छेद बी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के, सी ऑप्शन है 243 जी और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आर्टिकल 243(1). अब इसका व्याख्या देखते हैं। आर्टिकल 241 राज्य वित्त आयोग का इसमें मेंशन भी है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार राज्यपाल हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने साल में होता है? 5 साल में। वो सेंट्रल लेवल पे भी होता है वित्त आयोग भी, जो तो भारतीय वित्त आयोग है या फिर संघ वित्त आयोग का भी 5 साल में होता है। राज्य वित्त आयोग का भी कितने साल में होता है? 5 साल में होता है। यह आयोग ये याद रखिएगा, हर साल 5 साल में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी है और पूछ सकता है। यह आयोग पंचायतों को मिलने वाले करों, जो टैक्सेस हैं, के बंटवारे और उनकी वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सिफारिशें करता है ताकि स्थानीय स्वशासन आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। क्या करता है ये? जो स्थानीय लेवल पे टैक्स होते हैं, कर होते हैं, के बंटवारे, मान लीजिए जो स्थानीय लेवल पे टैक्स का कलेक्शन हुआ स्टेट को, उस टैक्स कलेक्शन को फिर से स्थानीय सुविधाओं के लिए, स्थानीय लोगों के सुविधाओं के लिए, उनकी फैसिलिटीज के लिए कहाँ कहाँ यूज किया जाए, उसका बंटवारा कैसे हो, कितना परसेंट दिया जाए, कितना परसेंट किस विभाग को दिया जाए, ये सारा देखरेख कौन करता है? ये करता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि करों के बंटवारे, उनकी वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सिफारिशें करता है ताकि स्थानीय स्वशासन आर्थिक रूप से, जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल गवर्नेंस बॉडी है, वो स्थानीय रूप से या आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के सेट में इतना ही। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, उसके लिए सॉरी। कल हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे या फिर बाद में देख लेंगे। तो आज फिर हम लोगों ने 9 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। आप लोगों को आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा होगा। टफ इसलिए लगा होगा कि इसका स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा था, हाई था। हालांकि क्वेश्चन इसलिए भी लेंदी हो था क्योंकि क्वेश्चन ही बड़े थे, उसका आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन देखने में लेंदी लग रहा था, इसीलिए आपको भी लगा होगा। इसलिए मैं पहले ही बता दिया, खास तौर पे आयोग के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को क्वेश्चन में ही होपलेस कर दिया जाए। तो इससे हमें पार पाना है। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग को देखते रहना ताकि हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, चाहे आयोग बनाए या फिर पीसीएस तरह का हो, लोअर सबऑर्डिनेट का हो, समीक्षा अधिकारी का हो, लेखपाल तक का। क्योंकि देखिए फाइट आपको सबसे है। लेखपाल की भर्ती में भी, लेखपाल के एग्जाम में भी आप देखे होंगे कि जो लड़का पीसीएस तैयारी करता है वो भी बैठता है। तो फाइट आपको उसी से है। तो जब उससे है तो उसी लेवल पे हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो आसान से आसान और टफ से टफ क्वेश्चन को हमें फेस करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। 2-3 जो भी चैनल के माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी इसमें एक्सप्लेनेशन समझ में ना आया हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, आंसर में कोई दिक्कत हो, आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग नए सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, गुड डे, नमस्कार।